अभी पढ़ेंगे वो वैदिक सभ्यता है ना। वैदिक सभ्यता के पहले जितना भी था लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें हमको नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। देखिए, अगर हम लोग वैदिक काल के बारे में बात करें तो वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया। कितने भागों में भाई साहब? 2 भागों में। और पहला जो आता है वो ऋग वैदिक काल आता है, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। और एक आता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और ये जो पूरा का वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व, ईसवी पूर्व या बीसी। क्लियर? और ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से है 1000 बीसी। और उत्तर वैदिक काल जो है ये है 600 बीसी। ये जो टाइम पीरियड है 1000 से 600 बीसी, ये है उत्तर वैदिक काल। और 1500 से 1000 बीसी जो है ये है ऋग्वैदिक काल। क्लियर है? तो वैदिक काल को 2 भाग में पढ़ेंगे, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल। इसी में हम लोग पढ़ेंगे आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। एक इतिहासकार है जिसका नाम है मैक्स मुलर। क्या नाम है? मैक्स मुलर ने बताया कि ये जो भारत में आर्य आए ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से। ध्यान रखिएगा, मैक्स मुलर इतिहासकार है, इन्होंने बताया भारत में जो आर्य आए वो कहां से आए? मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से। और मध्य एशिया से वो आकर के भारत में पंजाब में और अफगानिस्तान में बसे। कहां पर बसे? पंजाब और। देखो, आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता है उसी को क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता। आर्यों के द्वारा जो निर्मित, यानी आर्यों के द्वारा जिस प्रकार की सभ्यता का प्रयोग किया गया, बनाया गया, उसी को क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता। और ये जो वैदिक सभ्यता है ना भाई साहब, ये वैदिक सभ्यता एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, ध्यान रखिएगा। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। और आर्यों की जो मुख्य भाषा थी वो थी संस्कृत। ध्यान रखिएगा, आर्यों की मुख्य भाषा क्या है? संस्कृत। तो यहाँ पर कई सवाल बनेगा, 3-4 सवाल बनेगा। पहला ही सवाल याद रखिएगा कि आर्यों के द्वारा जो सभ्यता निर्मित की गई वो किस प्रकार की निर्मित की गई? आर्यों के द्वारा सभ्यता निर्मित की गई वो ग्रामीण सभ्यता। और आर्यों के द्वारा जो भाषा प्रयोग किया गया वो भाषा कौन सा था? संस्कृत भाषा था। और मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहां से आए? मध्य एशिया से आए। और वो कहां पर बसे थे, यानी रुके थे? पंजाब और अफगानिस्तान। देखो, इसको जरूर याद रखिएगा, आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बांटा गया था। ये 5 भाग क्या था? इसकी जो प्रशासनिक इकाई था, सबसे पहले था कुल, उसके बाद था ग्राम, और ग्राम के बाद जो था वो था विष, विष के बाद क्या था? जन, और जन के बाद जो आया राष्ट्र आया, है कि नहीं? तो ये कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, ये राष्ट्र जो हुआ उस समय सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई हुआ, सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई। ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है कि ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विष के प्रधान को विषपति और जन के शासक को राजन कहलाया गया। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, ये जो ग्राम है ना, इसके जो मुखिया होगा उसको क्या कहा गया था? ग्रामीणी कहा गया था। ग्रामीणी बता रहे हैं भाई साहब, ग्रामीणी। और विष के जो प्रधान है उसको क्या बोलते हैं? विषपति, विषपति। और जन के जो हेड होंगे उसको क्या कहा जाता था? जन के शासक को राजन कहा जाता था। ठीक है? ये अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। और विशिष्ट रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे।
राज अधिकारियों में जितने भी राज्य के अंदर में अधिकारी हुआ करते थे, अधिकारी समझते हैं ना, राज्य में जितने भी लोग काम करते थे, बड़े बड़े उनके अंदर में कई लेबर मजदूर काम कर रहे हैं, तो वो जो जिसको चला रहा है वो क्या हो गया, एक प्रकार से अधिकारी। उसी तरह राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। याद रखिएगा इस सवाल को। ये वैदिक सभ्यता में राज्य अधिकारियों में सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ करते थे? उसमें पुरोहित हुआ करते थे और सेनानी हुआ करते थे। और वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित। विश्वामित्र का नाम आप लोग सुने होंगे, विश्वामित्र है ना। आगे बात करते हैं। सूत रत्कार वो कंपादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इसकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। इसको याद रखिएगा। सूत और रथकार, सूत रथकार और सूत रथकार कंपादी है ना, कंबादी, हाँ, सूत रथकार कंबादी। इसी को क्या कहा जाता था? रत्नी। इसको क्या कहा जाता था? रत्नी। और इसकी संख्या कितना हुआ करता था? 12। और इसमें राजा भी शामिल हुआ करते थे। इसमें राजा शामिल है, ध्यान रखिएगा। तो आपको प्रश्न सीधा बनेगा कि रत्नी में कौन कौन शामिल होते थे? रत्नी में शामिल होते थे सूत, रथकार, कम्मादी। और रत्नी की संख्या कितना हुआ करता था? 12। रत्नी की संख्या 12 हुआ, तो इस 12 में राजा भी शामिल है। क्लियर? देखिए आगे। पुरूप, दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधि को देखने के लिए गुप्तचर होते थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, कि वैदिक सभ्यता में गुप्तचर का जो काम करते थे वो कौन थे? पुरूप थे। पुरूप और इसके साथ में स्पष्ट, ये जो लोग थे, ये दोनों पद, एक प्रकार से ये पद था, पोस्ट है ना। ये लोग क्या करते थे? जनता की गतिविधि को पूरी तरह से देखते थे, और देखने के साथ में उसको कुछ बोलते नहीं थे, गुप्तचर का काम करते थे। गुप्तचर आप लोग समझते हैं। तो याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता में गुप्तचर का जो काम करते थे वो होते थे पुरूप और स्पष्ट। क्लियर? आगे बात करते हैं। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति जो होते थे वो गोचर भूमि का अधिकारी। आगे उग्र, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र जो है, उग्र एक पद है, पोस्ट है उस समय वैदिक सभ्यता का, उग्र। और ये उग्र का क्या काम था? अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। वो कौन? उग्र। ये जितने भी हैं वो सारे हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता के अंदर, है ना। तो उग्र का काम होता था वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ना। भागदू, राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी। भागदू, और इस भागदू का क्या काम है भाई साहब? राजस्व एकत्रित करना, है ना। इसमें प्रश्न पूछा जाएगा वैदिक सभ्यता में भागदू का क्या काम था? राजस्व एकत्रित करना। आपको दूसरे लैंग्वेज में पूछेगा कि वैदिक सभ्यता में राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी या उनके पद को क्या कहते थे? वो है भागदू। क्लियर? आगे बात करते हैं। ऋग्वेद में किसी तरह की न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। आगे है सभा एवं समिति, राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। राजा को सलाह देने के लिए जो समिति हुआ करती थी वो था सभा और समिति। राजा को सलाह देने वाली संस्था थी सभा और समिति। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वैदिक सभ्यता में राजा को सलाह देने वाली जो संस्था थी उसको क्या कहते थे? सभा एवं समिति। क्लियर है? वैदिक सभ्यता में राजा को सलाह देने वाली संस्था क्या थी? सभा एवं समिति। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। इसमें दो चीज है, एक सभा और दूसरा समिति। जो श्रेष्ठ जाति के लोग हुआ करते थे, श्रेष्ठ लोग हुआ करते थे, उसका जो प्रतिनिधित्व करता था उसको सभा कहते थे। समझ रहे ना? श्रेष्ठ यानी ऊंचे कुल के जो लोग रहते थे उस समय वैदिक सभ्यता में, उनके जो समिति हुआ करते थे, उनका जो सभा हुआ, उसका जो मैंने एक तरह से संगठन हुआ करता था,
उस संगठन का नाम क्या दिया गया था उस समय? सभा। क्लियर है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए वैदिक सभ्यता में ऊंची जातियों का यानी ऊंचे पदों पर रहने वाले लोगों की एक संगठन था, उस संगठन का क्या नाम था? सभा। और दूसरा जो सामान्य लोगों के लिए एक संगठन था उसका नाम क्या था? समिति। सामान्य लोगों के लिए प्रतिनिधित्व करती थी इसके अध्यक्ष, जबकि समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इनके अध्यक्ष जो होते थे उसको क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। और साथ में सभा और समितियों में स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। जब भी सभा और समितियों का आयोजन होता था उसमें स्त्रियां भी शामिल हो सकती थी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? सभा क्या हुआ? सभा हुआ ऊंचे कुल के जो लोग होते थे उनका जो संगठन चलता था उसको क्या कहें? सभा। और सामान्य लोगों का जो संगठन चलता था उसको क्या कहते थे? समिति। और इसके जो अध्यक्ष होते थे उसको कहा जाता था ईशान। क्या कहते थे? ईशान। और सभा और समिति में स्त्रियां भी शामिल हो सकती थी। आगे बात करते हैं। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गिविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ होता है गायों का खोज, है ना। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा। युद्ध में कबीलों का नेतृत्व करते थे राजा, याद रखिएगा। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। कोई दिक्कत? तो यहां से अगर प्रश्न बनेगा कि वैदिक सभ्यता में कबीले का नेतृत्व, युद्ध के समय कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा, है ना। आगे है दसराग युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। दसराग युद्ध। दसराग युद्ध जो हुआ था ना वो हुआ था पुरुषनी नदी के किनारे। पुरुषनी यानी रावी नदी के किनारे। और ये दसराग युद्ध जो हुआ था सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था जिसमें सुदास विजयी हुआ था। याद रखिएगा दसराग युद्ध इंपॉर्टेंट है। देखिए दसराग युद्ध के बारे में बात कर रहे थे तो दसराग युद्ध जो है ये किस नदी के किनारे हुआ था? पुरुषनी। पुरुषनी नदी, इसी का क्या नाम है? रावी। इस नदी के किनारे हुआ था दसराग युद्ध। और ये युद्ध जो हुआ था सुदास और साथ में 10 राजाओं का युद्ध, 10 जनों के बीच, 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था। 10 जनों के राजा, 10 जनों के राजा, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। सुदास इस युद्ध में जीता था। यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, पुरुषनी का आधुनिक नाम क्या है? वो है रावी नदी। पुरुषनी नदी है और इसी रावी नदी का जो प्राचीन काल में नाम हुआ करता था वो क्या होता था? पुरुषनी। और इसी पुरुषनी नदी के तट पर एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम है दसराग युद्ध। ये हुआ था सुदास और 10 जनों के राजा, यानी 10 जन के जो प्रतिनिधि कर रहे थे उन्हीं के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में कौन जीता था? सुदास जी जीते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया किससे? दसराग युद्ध से। यहीं पर चर्चा किया गया उपनिषद की संख्या, महापुराणों की संख्या और वेदांगों की संख्या। उपनिषद कितना है? उपनिषद की बात करेगा तो उपनिषद है 108। यहां पर लिख दे रहे हैं उपनिषद। उपनिषद की संख्या है 108 और उसके बाद जो है पुराणों की संख्या 18। महापुराण कितने हैं? महापुराण की संख्या है 18 और साथ में वेदांग की संख्या है 6। वेदांग की जो रचना की गई थी, वेदों को अच्छे से समझने बुझने के लिए ही वेदांग की रचना की गई थी और वेदांग की संख्या कितना है? 6। उपनिषद 108, महापुराण 18 और वेदांग 6। आगे बात करते हैं। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये पीछे भी पढ़े थे।
ऋग्वेद में ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज की परिकल्पना की गई थी। ऋग्वेद के पिछले क्लास में भी पढ़े थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज की परिकल्पना की गई थी और यह चतुष्वर्णीय समाज 4 वर्गों में विभाजित था और यही वर्ग था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनके अब यह व्यवसाय के आधार पे इसको बांटा गया। किस पर? व्यवसाय के। और व्यवसाय जो दिया गया है, ब्रह्मा जो है परम पुरुष मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए, ऐसा माना जाता है। ब्राह्मण इसमें ब्रह्म ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णीय उल्लेख किया गया है ना। ये तो पीछे पढ़े थे, आगे बात करते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? चतुष्वर्णीय समाज की परिकल्पना ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया? 10वें मंडल में। चतुष्वर्णीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 4 वर्गों में। और ये 4 वर्ग क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये था ना। इसकी परिकल्पना ऋग्वेद के ये जो वर्णन किया गया ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में। आगे बात करते हैं। आगे है आर्यों का जो समाज था ना वो प्रीत प्रधान था। प्रीत प्रधान मतलब क्या? हाँ, पिता ही उस परिवार के मुखिया होंगे, वही हुआ प्रीत प्रधान। आर्यों का समाज प्रीत प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल, जिसके मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था, है ना। परिवार के मुखिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था वैदिक सभ्यता में? कुलप का, याद रखिएगा। आर्यों का समाज क्या था? प्रीत प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई जो था वो परिवार यानी कुल था और जिसके मुखिया कौन होते थे? पिता होता था। और पिता के लिए यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया गया था? कुलप। कुलप यानी अभी के तरह अगर हम लोग बोले, कुलप जो है इस घर का जो मालिक है वही कुलप है ना। उस समय उस घर के मालिक कौन हुआ करते थे? पिताजी। और पिता को वहां पर किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया था? कुलप के लिए, कुलप। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। यानी कि वैदिक सभ्यता के समय स्त्रियां जो है अपने पति के साथ यज्ञ जो हुआ करता था, यज्ञ में वो भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह निर्धारित उम्र से कम ही उम्र में शादी कर दिया जाता है, वही बाल विवाह हुआ, है ना। बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। आगे है स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी में याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती है। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर विशेष ध्यान नहीं देना। उसके अलावा यहाँ पर 3-4 देखिए दिया गया है। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, ये इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टार लगा लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट होगा हम बता देंगे। सबसे पहला उसमें जो दिया गया है चावार्क। चावार्क का जो प्रवर्तक ये दर्शन है। पहले हम दर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका प्रवर्तक मतलब कि उसकी शुरुआत, है ना। चावार्क, चावार्क ही है। योग, ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइए यहाँ पर। योग, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग पतंजलि। योग दर्शन के इसके प्रवर्तक थे पतंजलि। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। सांख्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। कौन थे भाई साहब? कपिल। सांख्य दर्शन के कपिल। न्याय, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्याय के थे गौतम। आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा इस तरह से पूछा जाएगा, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के पतंजलि।
सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय दर्शन के गौतम, कहीं कहीं पर महर्षि भी दिखेगा, महर्षि गौतम, है ना। पूर्व सीमांश का जैमिनी, उत्तरी सीमांश वादरायण और वैशेषिक का कनाद। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। उसमें से सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो ये योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पतंजलि। सांख्य दर्शन कपिल और न्याय दर्शन के गौतम। देखिए आगे बात करते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा गया था। वैदिक सभ्यता में जो भी महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी उसको क्या कहा जाता था? अमाजु। आगे बात करते हैं। जीविकापार्जन के लिए वेद पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। जीविकापार्जन, अपने परिवार को चलाने के लिए जो वेद पढ़ाने वाले थे अध्यापक, उसको क्या कहा जाता था? उपाध्याय। अगर उपाध्याय केवल बोल दिया जाए तो आप लोग समझ जाइएगा उपाध्याय क्या होता है। अपने जीविकोपार्जन के लिए वो लोगों को क्या करता था? वेद पढ़ाता था, उसी को क्या कहा गया था? उपाध्याय। क्लियर? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। और ये सोमरस जो है वनस्पति से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था? वनस्पति से बनाया जाता था। और इसके साथ में आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्यों का पेय पदार्थ, प्रमुख पेय पदार्थ था सोमरस। और ये सोमरस किससे बनाया जाता था? वनस्पतियों से। साथ में आर्यों का जो वस्त्र पहनते थे वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। एक वास था, दूसरा अधिवास है, तीसरा उष्णीय है। तीसरा, ये 3 प्रकार के वो वस्त्र का प्रयोग करते थे। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहते थे। वैदिक सभ्यता के समय जो अंदर कपड़ा पहना जाता था उसको क्या कहा जाता था? निवी, है ना। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन था संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुद क्रीड़ा। आर्यों के मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुद क्रीड़ा। ध्रुद क्रीड़ा एक प्रकार का खेल हो गया, कबड्डी टाइप का, है ना। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि। इनको आप लोग डबल स्टार करके अंडरलाइन कर लीजिए। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय, इसको जरूर लिखिए। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था ना वो पशुपालन भी था और कृषि भी था। पशुपालन और कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। याद रहेगा, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आगे है, महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आगे बात करते हैं। गाय को अघन्य 9 मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय जो है वैदिक सभ्यता में गाय को 9 मारे जाने की श्रेणी में रखा गया था, जिसको क्या कहा गया था? अघन्य। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। अगर कोई व्यक्ति गाय की हत्या करता है या उसको घायल करता है तो उसको जो दंड के रूप में दिया जाता है, या तो मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है या उस देश से बाहर उनको कर दिया जाता था। इस तरह का सजा का प्रावधान था गाय को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए। क्लियर? आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, है ना। यहाँ इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आर्यों का प्रिय पशु, इसको अंडरलाइन कीजिए। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। अंडरलाइन कीजिए, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था, है ना। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। आगे है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या था? लोहा।
आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा गया था। तांबे को लोहित अयस्क कहा गया। आर्यों द्वारा जो खोजा गया पहला धातु था वो क्या था? लोहा था, जिसे लोहा को उस समय क्या कहा गया था? श्याम अयस्क। और उसी तरह तांबे को क्या कहा गया था? लोहित अयस्क। आगे है, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी से प्राप्त हुआ था। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, लेकिन वैदिक सभ्यता में पहला जो धातु प्रयोग किया गया तो वो लोहा ही था। दोनों में दो चीज है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता नगरीय सभ्यता है ना। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी हाँ ग्रामीण था। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था और सिंधु घाटी सभ्यता था वो शहरी सभ्यता था। दोनों में ये डिफरेंस है। और सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा धातु का प्रयोग नहीं किया गया था, जबकि वैदिक सभ्यता में पहला ही धातु था जिसका प्रयोग किया गया, जिसको क्या कहा गया था? लोहा। लोहा को उस समय श्याम अयस्क कहा गया था और तांबे को लोहित अयस्क कहा गया था। आगे है, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? पनी। वैदिक सभ्यता में व्यापार के लिए जो लोग दूर दूर तक जाते थे उसको क्या कहा जाता था? पनी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली क्या थी? प्रचलित थी। देखिए, ऋग्वेदिक कालीन नदियां है और उसका प्राचीन नाम है और अभी का आधुनिक नाम है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा, हम स्टार लगवा देंगे। पहला है कुम्र। कुम्र जो आधुनिक नाम है उसको बोलते हैं, अब हम लोग जो बोलते हैं कुम्र नदी को हम क्या बोलते हैं? कुरम। कुभा को क्या बोलेंगे? काबुल। वितस्ता, इसको याद रखिएगा, वितस्तता नदी, इसको कहा जाता था झेलम। अस्कनी को क्या कहा जाता था? चिनाब। रुको। अस्कनी नदी को क्या कहा जाता था अभी? अब चिनाब। अब पुरुषनी नदी, अभी हम लोग पीछे पड़े, पुरुषनी, रावी। सतुद्री, पुरुषनी वाले में स्टार लगाइएगा भाई साहब, पुरुषनी में स्टार लगाइएगा, अस्कनी में स्टार लगाइएगा, विस्तृतता में स्टार लगाइएगा। विपाशा, व्यास नदी। पहले व्यास नदी को किस नाम से जानते थे? विपाशा के। सदानीरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सदानीरा एकदम स्टार लगाइएगा। दृश्यद्वती घग्गर नदी है। गोमती गोमल नदी है। शुभ वस्तु, यह श्वात नदी। ठीक है।